उस दिन टोक्यो शहर में होने वाली तबाही का अंदाजा किसी को भी नहीं था। गॉडजिला नाम का एक भयानक मॉन्स्टर जैसे ही शहर में दाखिल हुआ, कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में बदल गईं, ट्रेनें उसके लिए सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गईं और देखते ही देखते हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन इस भयानक तबाही के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसे कभी हर कोई डरपोक कहकर बुलाता था। अपनी आंखों के सामने पूरे शहर को तबाह होते देखकर वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि इस पूरी तबाही की वजह वही है। उस इंसान का नाम था शिकिशिमा और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। शिकिशिमा अपने लड़ाकू विमान में तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर ओडो नाम के एक छोटे से द्वीप पर इमरजेंसी लैंडिंग करता है। लेकिन जब वहाँ मौजूद मैकेनिक उसके विमान की जांच करते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। विमान में जरा सी भी खराबी नहीं थी, यानी शिकिशिमा ने युद्ध से बचने के लिए झूठ बोला था। उसके इस एक फैसले ने वहाँ मौजूद हर इंसान की नजरों में उसे एक डरपोक बना दिया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात शिकिशिमा जिस खौफ का सामना करने वाला था, उसके सामने युद्ध भी कुछ नहीं था। आधी रात होते ही हजारों मीटर गहराई में रहने वाली गहरे समुद्र की मछलियां अचानक पानी की सतह पर तैरने लगती हैं। तभी जमीन धीरे धीरे कांपने लगती है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबराकर बाहर भागते हैं। जमीन के कांपने के साथ साथ किसी बेहद विशाल चीज के भारी कदमों की आवाज भी लगातार उनकी ओर बढ़ रही होती है। तभी वहाँ मौजूद हर इंसान को एक डरावनी सच्चाई का एहसास होता है। उस द्वीप पर वे अकेले नहीं थे। अंधेरे के बीच एक विशाल आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। वो था गॉडजिला। अगले ही पल जिस आदमी ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली थी, गॉडजिला उस पर हमला कर देता है और सिर्फ एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार देता है। यह नजारा देखते ही सबको समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। तभी वहाँ मौजूद मैकेनिकों को शिकिशिमा के लड़ाकू विमान में लगी मशीन गन याद आती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि गॉडजिला को रोकने का अब बस यही एक आखिरी मौका है। शिकिशिमा तुरंत भागकर अपने विमान के कॉकपिट में बैठ जाता है। इंजन स्टार्ट हो जाता है, मशीन गन भी तैयार होती है। वह गॉडजिला पर निशाना साधता है। गॉडजिला उसके सामने बस कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था। यह उसके जीवन का पहला और शायद आखिरी मौका था। लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने का समय आता है, डर एक बार फिर उस पर हावी हो जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वह एक भी गोली नहीं चला पाता। शिकिशिमा को यूं खामोश खड़ा देखकर बाकी सैनिक अपनी राइफलों से गॉडजिला पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। लेकिन उन गोलियों का गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। उल्टा वह और भी ज्यादा भड़क जाता है। अगले ही पल वह सैनिकों पर टूट पड़ता है। जो भी उसके सामने आता है उसे बेरहमी से मार डालता है। देखते ही देखते पूरा द्वीप लाशों से भर जाता है। कुछ ही मिनटों में वहाँ मौजूद लगभग हर इंसान मारा जाता है। यह भयावह मंजर अपनी आंखों के सामने देखकर शिकिशिमा सदमे में वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कितनी देर बीत जाती है इसका अंदाजा खुद शिकिशिमा को भी नहीं होता। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह हो चुकी होती है। पूरा द्वीप एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। कुछ ही घंटे पहले जो सैनिक जिंदा थे, अब उनकी लाशें एक एक करके उठाई जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ खून, मलबा और मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ मौजूद मैकेनिक सब कुछ समझ चुका था। शिकिशिमा के पास मौका था, फिर भी उसने गोली नहीं चलाई और उसी एक फैसले की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। उस दिन के बाद मैकेनिक इस पूरी त्रासदी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिकिशिमा को मानने लगता है। लेकिन शिकिशिमा को सबसे ज्यादा तकलीफ मैकेनिक की नफरत से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि अपनी आंखों के सामने इतने लोगों को मरते देखने के बावजूद वह कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद शिकिशिमा को वापस टोक्यो भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका इंतजार एक और बड़ा सदमा कर रहा होता है। युद्ध के दौरान हुई बमबारी में उसका घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी पड़ोस में रहने वाली एक महिला उसे बताती है कि उस हमले में उसके माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है। कुछ ही दिन पहले मौत से बच निकला शिकिशिमा अब अपना पूरा परिवार खो चुका था। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, पछतावा। उस दिन वह गॉडजिला के सामने कुछ नहीं कर पाया और आज अपने परिवार को भी नहीं बचा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी उससे सब कुछ छीन चुकी हो। अब उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। तभी अचानक एक युवती अपनी गोद में मौजूद छोटी सी बच्ची को शिकिशिमा की बाहों में थमा देती है और उसके पीछे भाग रहे लोगों से बचने के लिए वहाँ से दौड़ जाती है। अचानक ये सब क्या हुआ कुछ समझ नहीं आता। शिकिशिमा उस बच्ची को लेकर वहीं खड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद वही युवती वापस लौट आती है। तभी शिकिशिमा को पता चलता है कि उसका नाम नोरिको है। वह बताती है कि यह बच्ची उसकी अपनी नहीं है, बल्कि युद्ध की अफरा तफरी में अपने माता पिता को खो चुकी एक अनाथ बच्ची है। सबने उससे कहा था कि इस बच्ची को छोड़ दो, लेकिन उसमें इसे अकेले मरने के लिए छोड़ देने की हिम्मत नहीं थी। यह सुनकर शिकिशिमा कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि दोनों की जिंदगी की कहानी एक जैसी थी। युद्ध दोनों से उनका सब कुछ छीन चुका था। अगली सुबह बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली महिला वहाँ आती है। जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा चावल उन्हें दे देती है और बच्ची का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है। युद्ध के बाद के उस दौर में जब लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं था, वह मुट्ठी भर चावल भी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे नोरिको और वह छोटी सी बच्ची उस घर का हिस्सा बन जाते हैं। तभी पहली बार शिकिशिमा
को एहसास होता है कि अब उसे अपने लिए नहीं बल्कि इस छोटे से परिवार के लिए जीना है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उस रात की याद जब वह गॉडजिला के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था आज भी हर दिन उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती थी। अपना गुजारा चलाने के लिए शिकिशिमा समुद्र में युद्ध के दौरान बिछाई गई माइंस को ढूंढकर उन्हें विस्फोट से निष्क्रिय करने वाले एक बेहद खतरनाक काम में शामिल हो जाता है। इस काम में जरा सी भी गलती पूरे जहाज को पल भर में उड़ाने के लिए काफी थी। वहीं उसकी मुलाकात कैप्टन ताची और उसके नए साथियों से होती है। काम जितना खतरनाक था उतने ही अच्छे लोग उसे वहाँ मिलते हैं। कई सालों बाद शिकिशिमा पहली बार खुलकर हंसना शुरू करता है। ऐसा लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौट रही है। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। एक दिन जब वे समुद्र के बीचों बीच माइंस को हटाने का काम कर रहे होते हैं तभी अचानक पानी की सतह पर सैकड़ों अजीबो गरीब मछलियां तैरकर आने लगती हैं। ये कोई साधारण मछलियां नहीं थीं, बल्कि हजारों मीटर गहराई में रहने वाली गहरे समुद्र की मछलियां थीं। उन्हें देखते ही शिकिशिमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ओडो द्वीप पर गॉडजिला के दिखाई देने से ठीक पहले उसने यही मंजर देखा था। शिकिशिमा तुरंत सबको चेतावनी देता है कि गॉडजिला वापस आ चुका है। उसकी टीम बिना एक पल गंवाए पास में मौजूद नौसेना के युद्धपोत को इसकी सूचना देती है। शुरुआत में किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ ही पलों बाद पूरा समुद्र जोरों से उफान मारने लगता है। अगले ही पल समुद्र को चीरते हुए गॉडजिला बाहर निकल आता है, लेकिन इस बार वह ओडो द्वीप वाला गॉडजिला नहीं था। अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों की वजह से वह अब पहले से कई गुना बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। बाहर आते ही गॉडजिला सीधे नौसेना के युद्धपोत पर हमला कर देता है। वह अपने विशाल शरीर और ताकत से उस भारी भरकम युद्धपोत को भी खिलौने की तरह चकनाचूर कर देता है। यह देखकर शिकिशिमा और उसकी टीम उसे रोकने के लिए एक खतरनाक योजना बनाती है। वे अपनी नाव में मौजूद समुद्री माइंस गॉडजिला के रास्ते में छोड़ देते हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। पहली बार गॉडजिला दर्द से जोर से दहाड़ता है, लेकिन वह रुकता नहीं, उल्टा और भी ज्यादा गुस्से में सीधे उनकी नाव का पीछा करने लगता है। तभी टीम अपने पास बची आखिरी माइन इस्तेमाल करने का फैसला करती है। सही मौके का इंतजार करते हुए जैसे ही गॉडजिला अपना मुंह खोलता है वे माइन को उसके मुंह के अंदर ही विस्फोट कर देते हैं। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि गॉडजिला के मुंह से खून बहने लगता है। एक पल के लिए सबको लगा है कि उन्होंने उसे घायल कर दिया है, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही पलों में उसके सारे घाव अपने आप भरने लगते हैं। गॉडजिला के शरीर को अपनी ही चोटें पल भर में ठीक करते देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उसी समय दूर से जापान का एक क्रूजर वहां पहुंच जाता है और गॉडजिला पर गोलाबारी शुरू कर देता है। कुछ देर के लिए गॉडजिला का ध्यान उनकी नाव से हटकर उस क्रूजर की तरफ चला जाता है, लेकिन उस हमले से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह और भी ज्यादा भड़क उठता है। अगले ही पल उसके मुंह से निकली भयानक एटॉमिक ब्रीथ सीधे उस क्रूजर से टकराती है। एक ही विस्फोट में वह विशाल युद्धपोत पूरी तरह तबाह हो जाता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर शिकिशिमा और उसकी टीम को एक बात साफ समझ आ जाती है। गॉडजिला अब सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं रहा था, बल्कि पूरे जापान को मिटा देने वाली तबाही बन चुका था। और अब उसका अगला निशाना था जापान। इस बार वह किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। अगले ही दिन गॉडजिला टोक्यो शहर में दाखिल हो जाता है। उसके हर एक कदम के साथ पूरी जमीन कांपने लगती है। सड़कों पर हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगते हैं। उसी समय नोरिको अपना काम खत्म करके ट्रेन से घर लौट रही होती है। तभी अचानक एक विशाल बस हवा में उछलकर सीधे रेलवे ट्रैक पर आ गिरती है। लोग समझ भी नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तभी गॉडजिला आकर ट्रेन के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वह पूरी ट्रेन को खिलौने की तरह उठा लेता है। फिर एक एक करके उसके डिब्बों को तोड़ने लगता है और बचे हुए डिब्बों को अपने मुंह में दबाकर चकनाचूर कर देता है। ट्रेन के अंदर फंसी नोरिको नीचे बह रही नहर के पानी में गिर जाती है और किसी तरह उस भयानक हादसे से जिंदा बच निकलती है। पानी से बाहर आते ही वह लोगों की भीड़ के साथ भागने लगती है, लेकिन भगदड़ के बीच वह जमीन पर गिर पड़ती है। तभी शिकिशिमा दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे बचा लेता है। कई दिनों बाद दोनों आमने सामने आए थे, लेकिन एक दूसरे से कुछ कहने का भी उन्हें समय नहीं मिलता, क्योंकि गॉडजिला उनसे बस कुछ ही दूरी पर खड़ा था। पास में मौजूद मिलिट्री टैंक गॉडजिला पर गोलाबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अचानक गॉडजिला आगे बढ़ना बंद कर देता है। यह देखकर भाग रहे लोग एक पल के लिए राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी पीठ पर मौजूद विशाल कांटे एक एक करके नीली रोशनी से चमकने लगते हैं। यह नजारा देखते ही शिकिशिमा समझ जाता है कि अब कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अगले ही पल गॉडजिला अपने मुंह से विनाशकारी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका एक भीषण विस्फोट से दहल उठा है। विस्फोट की भयानक शॉक वेव तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देखते ही नोरिको पूरी ताकत से शिकिशिमा को धक्का देकर सुरक्षित जगह की ओर गिरा देती है, लेकिन वह खुद उसी धमाके की चपेट में आकर हवा में उछल जाती है। होश आते ही शिकिशिमा पागलों की तरह हर जगह नोरिको को ढूंढने लगता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ धुआं, आग और मलबा ही दिखाई देता है। उसी पल उसे यकीन हो जाता है कि नोरिको भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। और उस एक घटना के बाद शिकिशिमा पूरी तरह टूट जाता है। उस छोटी सी बच्ची को हर बार देखते ही शिकिशिमा को नोरिको की याद आने लगती थी। उसे बार बार यही एहसास
बताता था कि अपनी जिंदगी में एक बार फिर वह उस इंसान को नहीं बचा पाया जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। लेकिन युद्ध हार चुके जापान के पास अब गॉडजिला का सामना करने की ताकत नहीं बची थी। इस बार जापान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी। इसी दौरान नौसेना के पूर्व अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों से रिटायर्ड सैनिकों, नाविकों, इंजीनियरों और कई अनुभवी विशेषज्ञों को एक साथ इकट्ठा करते हैं। सरकार से किसी भी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए ये सभी स्वयंसेवक अपनी जान की परवाह किए बिना गॉडजिला का सामना करने का फैसला करते हैं। कैप्टन ताची सबके सामने गॉडजिला को हराने की पूरी योजना समझाता है। वह बताता है कि गॉडजिला के शरीर को सामान्य बमों या युद्ध पोतों से नष्ट करना नामुमकिन है, इसलिए उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ना होगा। योजना के मुताबिक सबसे पहले गॉडजिला को समुद्र के सबसे गहरे हिस्से तक लाना होगा। उसके बाद खास स्टील के केबलों की मदद से उसके शरीर पर फ्रियोन गैस से भरे सिलेंडर बांधकर उसे लगभग 1500 मीटर की गहराई तक खींचा जाएगा। लेकिन अगर वह वहां से भी जिंदा बच निकला तो योजना का दूसरा चरण शुरू होगा। इस बार विशाल तैरते हुए बैलूनों की मदद से उसे उसी रफ्तार से वापस समुद्र की सतह तक खींचा जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना था कि इतने कम समय में दबाव में होने वाला यह भारी बदलाव गॉडजिला का शरीर सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन इस पूरी योजना को सफल बनाने के लिए किसी एक इंसान को गॉडजिला को तय जगह तक लाना था। यह जिम्मेदारी शिकिशिमा खुद अपने ऊपर ले लेता है। तभी वह कैप्टन ताची से एक बॉम्बर विमान की मांग करता है। कैप्टन ताची उसकी बात मान जाता है, लेकिन वह विमान कई सालों से बंद पड़ा था और पूरी तरह खराब हो चुका था। ये सुनते ही शिकिशिमा को ओडो द्वीप का वही मैकेनिक याद आता है जो उस रात जिंदा बच गया था। उसे पूरा यकीन था कि उस पुराने शिनडेन लड़ाकू विमान को दोबारा उड़ाने की काबिलियत सिर्फ उसी मैकेनिक के पास है, इसलिए वे हर हाल में उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी तलाश के बाद आखिरकार वे उस मैकेनिक को ढूंढ निकालते हैं और उसे अपने साथ ले आते हैं। कई सालों बाद जब उस मैकेनिक की मुलाकात फिर से शिकिशिमा से होती है तो ओडो द्वीप की वह भयावह रात उसकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो उठती है। लेकिन इस वक्त उसके लिए अपने गुस्से से ज्यादा जरूरी पूरे देश को बचाना था, इसलिए वह अपने दिल में दबे सारे गुस्से को एक तरफ रखकर पुराने शिनडेन लड़ाकू विमान को दोबारा उड़ने लायक बनाने में जुट जाता है। जैसे जैसे मिशन का दिन नजदीक आता है, शिकिशिमा को अच्छी तरह पता था कि इस मिशन से शायद वह जिंदा वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि उस समय के लड़ाकू विमानों में सेफ्टी पैराशूट जैसी कोई सुविधा नहीं होती थी। फिर भी उसके इरादे में जरा सा भी बदलाव नहीं आता। रवाना होने से पहले वह अपने पास बचे हुए सारे पैसे एक लिफाफे में रखता है और पड़ोस में रहने वाली महिला के नाम एक खत लिखता है। उस खत में वह उनसे गुजारिश करता है कि अगर वह वापस न लौटे तो अकीको को अपनी बेटी की तरह पालना। फिर वह उस लिफाफे को बिना किसी को बताए घर में छिपा कर रख देता है। इसके बाद वह आखिरी बार अकीको को अपनी गोद में उठाता है और कुछ पल तक उसे खामोशी से देखता रहता है। उसी पल नोरिको के साथ बिताया हर एक लम्हा उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है, लेकिन किसी से भी आखिरी विदा कहे बिना वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद मैकेनिक शिनडेन लड़ाकू विमान की आखिरी जांच पूरी करके बताता है कि अब यह उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिकिशिमा धीरे धीरे कॉकपिट में जाकर बैठ जाता है। इंजन जोर से गरजने लगता है। जैसे ही विमान रनवे पर रफ्तार पकड़ता है, वहाँ खड़े हर इंसान को सिर्फ एक ही बात पता होती है, अगर आज वे यह लड़ाई जीत भी गए तो शायद शिकिशिमा कभी वापस नहीं लौटेगा। अगले ही पल शिनडेन लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरता है और गॉडजिला के खिलाफ आखिरी जंग शुरू हो जाती है। शिकिशिमा के विमान के उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद समुद्र के बीच इंतजार कर रहे सभी जहाज अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों से गॉडजिला के फिर से ऊपर आने के संकेत दिखाई देने लगते हैं। देखते ही देखते समुद्र में विशाल लहरें उठने लगती हैं। अगले ही पल पानी को चीरते हुए गॉडजिला फिर से बाहर आ जाता है। उसे देखते ही शिकिशिमा अपने विमान को उसके सिर के चारों ओर उड़ाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। योजना के मुताबिक गॉडजिला भी गुस्से में उसके विमान का पीछा करने लगता है। शिकिशिमा उसे सीधे समुद्र के उस हिस्से तक ले आता है जहाँ पूरा ऑपरेशन होना था। यही वह पल था जिसका सबको इंतजार था। कैप्टन ताची के आदेश देते ही सभी जहाज एक साथ अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। भारी स्टील के केबल गॉडजिला के शरीर से मजबूती से लिपट जाते हैं। तुरंत ही फ्रियोन गैस से भरे सिलेंडर सक्रिय कर दिए जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वे सिलेंडर गॉडजिला को समुद्र की गहराई में खींचने लगते हैं। शुरुआत में वह अपनी पूरी ताकत से विरोध करता है, लेकिन एक एक करके सभी सिलेंडर उसे नीचे खींचते रहते हैं। धीरे धीरे गॉडजिला लगभग 1500 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है। वहाँ पानी का भयानक दबाव उसके शरीर को कुचलने लगता है। उसकी चमड़ी फटने लगती है, लेकिन गॉडजिला अभी भी जिंदा था। योजना का पहला चरण पूरी तरह नाकाम हो जाता है। सबके चेहरों पर दिखाई दे रही उम्मीद पल भर में गायब हो जाती है, लेकिन कैप्टन ताची हार नहीं मानता। वह तुरंत योजना के दूसरे चरण का आदेश देता है। समुद्र में मौजूद विशाल तैरते हुए बैलून सक्रिय कर दिए जाते हैं। कुछ ही पलों में वे गॉडजिला को तेजी से वापस सतह की ओर खींचने लगते हैं। लगभग 1500 मीटर की गहराई से ऊपर आते ही एक और बड़ी समस्या सामने आ जाती है। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत लगाकर बैलूनों से जुड़े स्टील के केबल तोड़ना शुरू कर देता है। उसे रोकने के लिए और भी जहाज आकर पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल सारे केबल टूट जाते हैं और सिर्फ बैलून ही पानी की सतह पर ऊपर आ जाते हैं। गॉडजिला एक बार फिर पूरी तरह आजाद हो जाता है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाता है। उसकी पीठ पर मौजूद विशाल कांटे एक एक करके नीली रोशनी से चमकने लगते हैं।
सकते हैं। ये देखते ही वहाँ मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ने की तैयारी कर चुका था। अब उनके पास बस एक ही आखिरी उम्मीद बची थी, शिकिशिमा। योजना का आखिरी चरण शुरू हो चुका था। शिकिशिमा अपने शिनडेन लड़ाकू विमान को पूरी रफ्तार से गॉडजिला की तरफ मोड़ देता है। दूसरी ओर गॉडजिला के मुंह के अंदर नीली रोशनी और भी तेज होती जाती है। बस अब वह अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ने ही वाला था कि उसी पल शिकिशिमा का विमान बिजली की रफ्तार से सीधे उसके खुले मुंह के अंदर घुस जाता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। उस विस्फोट की ताकत से गॉडजिला का सिर अंदर से फटना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे, गर्दन और पूरे शरीर में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। कुछ ही सेकंड बाद उसका पूरा शरीर अंदर से फटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। वर्षों से जापान पर मौत बनकर मंडरा रहा वह भयानक मॉन्स्टर आखिरकार समुद्र में हमेशा के लिए ढह जाता है। यह नजारा देखते ही समुद्र में मौजूद हर इंसान खुशी से तालियां बजाने लगता है। लेकिन इस जश्न के बीच भी सबकी नजरें आसमान पर ही टिकी रहती हैं। शिकिशिमा कहीं दिखाई नहीं देता। सबको यही लगता है कि उसने जापान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तभी दूर आसमान में एक सफेद पैराशूट धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही सबके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आती है। शिकिशिमा जिंदा था। उड़ान से पहले मैकेनिक ने चुपचाप विमान में एक इजेक्शन सीट लगा दी थी ताकि आखिरी पल में वह अपनी जान बचा सके। उसी पल वर्षों से उसके दिल पर रखा अपराध बोध का बोझ भी जैसे हमेशा के लिए उतर जाता है। कई सालों बाद जापान पहली बार चैन की सांस लेता है। तभी पड़ोस में रहने वाली महिला अकीको को लेकर भागती हुई शिकिशिमा के पास आती है और उसके हाथ में एक टेलीग्राम थमा देती है। शिकिशिमा घबराते हुए उसे खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखी एक खबर पढ़ते ही उसके चेहरे का सारा दर्द पल भर में खुशी में बदल जाता है। वह एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। घबराहट में जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलता है, सामने बिस्तर पर बैठी नोरिको उसे दिखाई देती है। उसे जिंदा देखकर शिकिशिमा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। कई महीनों से उसके दिल में जमा अपराध बोध, दर्द और अकेलापन एक ही पल में खत्म हो जाता है। आखिरकार उसे अपना परिवार वापस मिल चुका था। अगर आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।